हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकंड पेपर के लिए एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा था आपको एसएसटी के लिए एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी की कक्षा 8 का चैप्टर 5 आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपकी देखिए कक्षा 6, 7 और 8 की तीनों की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। दिसंबर में आपका वो सारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जनवरी में केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए चैप्टर है चैप्टर 5 मानव संसाधन। क्लास 8 की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मानव संसाधन। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और प्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रकृति जो भी चीज़ें देती है, प्रकृति ने देखिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन वो उपयोगी कब होती है? जब मानव उसे उपयोगी बनाता है। मानव जब उसे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से संसाधन में परिवर्तित करता है तभी देखिए वो उपयोगी होती है और महत्वपूर्ण होती है। अगर उस चीज़ का कोई उपयोग ही ना रहे, कोई आवश्यकता ही ना रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ बेकार है, वो कोई संसाधन नहीं है। तो देखिए मानव ही जो होते हैं वो सबसे बड़े संसाधन होते हैं और वही चीज़ों को उपयोगी बनाते हैं। इसीलिए मानव को सबसे बड़ा संसाधन यहाँ पर माना गया है। स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित जो लोग होते हैं वे लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का निर्माण करते हैं और सभी चीज़ों संसाधन में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ेंगे। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु, लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो देखिए और अन्य संसाधन जो हैं, मान लीजिए जो प्रकृति ने दिए हैं या कह सकते हैं जो मानव ने बनाया भी है कुछ संसाधन, वो सभी जगह समान रूप से वितरित हैं, हर जगह मिल जाते हैं। जैसे आपका कूलर हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये जो मानव संसाधन है, मानव खुद एक संसाधन है, बहुत बड़ा संसाधन है, ये समान रूप से नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए अलग अलग शैक्षिक स्तर होता है सबका, अलग अलग आयु होती है, अलग अलग लिंग होता है, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सभी जगह मानव संसाधन समान रूप से है। यही चीज़ देखिए दी गई है। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री विकास योजना कब से शुरू किया गया था? तो 2015 से। इसका उद्देश्य क्या था कि 2016 से 2020 के बीच में कितने कुल 1 करोड़ लोगों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना। आगे इसी में दिया हुआ है, इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। तो ये देखिए इसका लक्ष्य था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। नेक्स्ट, जनसंख्या का वितरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, पढ़ने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। अब देखिए भूपृष्ठ को जैसे हम लेते हैं तो कहीं पर कुछ लोग रहते हैं, कहीं पर कुछ लोग, कहीं ज़्यादा घनी बसी आबादी है, कहीं कम घनी बसी आबादी है। लोग पूरे भूपृष्ठ पर फैले हैं, वो क्या हो जाता है? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप हो जाता है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। पहले भी ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम पूरे भूपृष्ठ को ले लें तो इसका 30% भाग, ये आपका देखिए भूपृष्ठ का 30% भाग है, लेकिन यहाँ पर 90% जनसंख्या निवास करती है। बाकी 70% भाग पर 10% जनसंख्या है, मतलब बिरल बिरल दूर दूर कहीं कहीं पर है जनसंख्या, कहीं कहीं पर बिल्कुल निर्जन है। नेक्स्ट है देखिए, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र में बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र बिल्कुल विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यों कम लोग रहते हैं, आगे ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से समझाई गई हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ, यहीं पर सब कुछ समझा दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में, इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो देखिए महाद्वीप जो होते हैं 7 होते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो सबसे ज़्यादा लोग केवल 2 महाद्वीपों में रहते हैं, जैसे आपका एशिया महाद्वीप हो गया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप ही है। उसके बाद एशिया और अफ्रीका, 2 महाद्वीपों में ही विश्व के
3/4 लोग रहते हैं। बाकी अगर देशों में बात करें तो देखिए विश्व की 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में रहती है। आगे देश भी देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं। जनसंख्या देखिए मिलियन में है। और देश चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है, उसके बाद आपका यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। ये 10 देश हैं जिसमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। का घनत्व, कैसे जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा शायद कि भारत की जनसंख्या का घनत्व है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, 1 इकाई क्षेत्रफल। तो अगर हम पृथ्वी के पृष्ठ का 1 इकाई क्षेत्रफल ले लेंगे तो जितनी जनसंख्या पर रहेगी वही उसका देखिए घनत्व हो जाता है। समान रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो देखिए घनत्व निकाला कैसे जाता है कि प्रति वर्ग, 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति होंगे वही उसका जनसंख्या घनत्व होता है। तो भारत की बात करें देखिए तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति आते हैं। तो इसीलिए भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ऐसे पूरे विश्व की बात करें तो देखिए पूरे विश्व में 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या देखिए अलग अलग जगह पर कहीं घनी है कहीं विरल है, तो इसको कुछ कारक तो प्रभावित कर ही रहे होंगे, तभी तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वितरण है। तो पहला कारक है स्थलाकृति। पहले हम भौगोलिक कारक देखते हैं। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि अंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र हैं। तो देखिए स्थलाकृति, विभिन्न स्थलाकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। पर्वत, पठार, नदियाँ, समतल भूमि, सभी स्थलाकृतियाँ हो गई। तो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? समतल भूमि में, क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छी कृषि भी हो जाती है। जैसे कि आप लोग ले लीजिए गंगा का मैदान, विश्व का सबसे ज़्यादा घना बसा क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छी खेती हो पाती है, लोग आराम से रह पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको होती है। तो जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी वहाँ पर ही लोग रहते हैं। नेक्स्ट देखिए जलवायु। जलवायु भी लोगों को प्रभावित करेगी, अच्छी जलवायु में ही लोग रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। तो देखिए जैसे सहारा मरुस्थल बहुत ही गर्म जगह है, तो लोग ऐसी जगह में रहने से बचते हैं जहाँ पर जलवायु उचित ना हो, जहाँ पर नॉर्मल जलवायु हो, ना अधिक ठंड हो ना अधिक गर्म हो, वहीं पर ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में हुआंगी चांगजियांग में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तो देखिए वहीं पर जनसंख्या ज़्यादा रहना उपयुक्त समझेगी, जहाँ पर अच्छी खेती हो, उनके जीविका का पार्जन अच्छी तरह से हो। जल की बात करें तो जल भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। जहाँ पर अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, मतलब शुद्ध जल, फ्रेश वाटर जहाँ होता है वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। मरुस्थल में देखिए पानी की कमी है, तो वहाँ लोग रहना क्यों पसंद करेंगे? जहाँ पर उनके लिए अच्छी सुविधाएँ होंगी वहीं तो रहना पसंद करेंगे। से खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। तो देखिए खनिज भी जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर भी लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक पहले, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में दुबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न कारखाने होते हैं, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे भारत में मुंबई हो गया और जापान में ओसाका हो गया। सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए धर्म और सांस्कृतिक जो महत्व वाले स्थान होते हैं लोगों को आकर्षित कर, जैसे आपका वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। तो धार्मिक स्थान है ये, यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, तो ये भी देखिए प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक की बात करें तो जहाँ पर लोगों को अच्छा आवास मिलेगा, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो ये देखिए हो गए जो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जीवन प्रत्याशा। क्या होता है ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो ये होता है आपका जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन। अब देखिए जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। जनसंख्या परिवर्तन, कितना तेज़ी से जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है।
जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ये देखिए 6.3 कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि 1800 तक जनसंख्या का जो बढ़ोतरी थी बहुत ही कम थी। पहले देखिए बच्चे तो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन वो मर जाते थे। क्यों? क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, अच्छा खाना उपलब्ध नहीं था। पहले के लोग इतनी ज़्यादा सुविधाएं कहाँ थी कि इतना, अब जितनी सुविधाएं चल गई हैं, देखिए कितनी सारी मशीनें चल गई हैं खेती करने के लिए, तो आसानी से सब लोग उगा लेते हैं। पहले बस मेहनत करो, खुद से मेहनत करो, तो कितना वो लोग मेहनत करें, उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं उगा पाते थे, अच्छी भोजन की व्यवस्था नहीं थी, अच्छे से वो लोग पैदावार नहीं कर पाते थे, जिससे कुछ लोग भूखे भी मरते थे। तो इसीलिए पहले जो जनसंख्या में वृद्धि थी बहुत ही कम थी, क्योंकि जन्म दर तो बहुत ज़्यादा पहले भी थी, लेकिन मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा थी। जन्म दर के हिसाब से मृत्यु दर भी थी। आगे देखिए बात करें 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। तो यहाँ पर देखिए 1804 के बाद 150 सालों में कितनी पहुंची, 2 अरब बढ़ गई जनसंख्या। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या का असीमित रूप से, देखिए यहाँ पर बात करें तो 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। कितनी तेजी से देखिए जनसंख्या बढ़ी। 1959 में 3 अरब पहुंची और 1959 के बाद 1999 केवल 30 वर्ष की अवधि में सीधे डबल हो गई, 6 अरब पहुंच गई। यही देखिए है जनसंख्या विस्फोट। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। तो देखिए जन्म दर अब तो कुछ है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं कि कितनी भी कम हो, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण है कि अब मृत्यु दर बहुत ही कम हो गई, क्योंकि देखिए बहुत सारी दवाइयाँ चल गई हैं, बहुत सारी औषधियाँ चल गई हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं अब ख़त्म नहीं होते, मरते नहीं जैसे पहले मर जाते थे। खाद्य आपूर्ति इतनी सारी चल गई हैं कि खाद्य आपूर्ति भी अब हो जाती है, मतलब खाने की भी कमी नहीं होती है, अच्छे से पैदावार हो रही है। नेक्स्ट है जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति लोगों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष के आने जाने को प्रवास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित किया गया है कि जन्म दर वो होता है जब 1000 व्यक्ति में जितने लोग जीवित रहते हैं वो आपका जन्म दर हो जाता है, और 1000 व्यक्ति में जितने लोग मर जाते हैं उसको घटाकर जो बचता है वो जन्म दर होता है, और 1000 व्यक्ति में जितने लोग मर जाते हैं वो आपका मृत्यु दर होता है। नेक्स्ट देखिए बात करें प्रवास की, तो जब कोई किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष में लोग आते जाते हैं तो उसको प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो देखिए जन्म दर और मृत्यु दर का अगर अंतर तो जितना भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि दर हो जाएगा, कि इतनी प्राकृतिक रूप से वृद्धि दर हो रही है। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जब जन्म दर ज़्यादा हो, दर कम होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होगा तो जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। जब जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर होगी, तो जनसंख्या में कमी आएगी। ये तराजू के माध्यम से देखिए कितना अच्छी तरह से समझाया गया है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उत्प्रवासी जो देश को छोड़कर चले जाते हैं, और अप्रवासी वे लोग जो देश में आते हैं, मतलब दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, इसे क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका एक और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। अप्रवास मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि जो देश में आते हैं, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दूसरे देशों के लोग यहाँ पर गए हैं, जिससे के कारण भीतरी प्रवास भी इसको कहते हैं। भीतरी प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सूडान देश एक ऐसा देश है जिससे लोगों के बाहर चले जाने के कारण, उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अभाव हुआ। तो देखिए सूडान देश के लोग दूसरे देश चले गए हैं तो यहाँ पर उत्प्रवास हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में दूसरे देश के लोग आ गए हैं तो वहाँ पर
अप्रवास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं आप प्रवास और उत्प्रवास को, कि जैसे देखिए आजकल कोई गाँव में नहीं रहना चाहता, शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं ताकि उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। तो वही चीज़ होता है कि गाँव से लोग जो शहरों में जा रहे हैं वो आपका हो जाता है शहरों में, तो वो अप्रवास हो जाएगा क्योंकि गांव दूसरे देशों से लोग शहरों में आ रहे हैं, लेकिन गांव में वही उत्प्रवास हो जाएगा कि वहाँ के लोग जा रहे हैं। तो समझ में आ गए होगा ये आपके। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो यहाँ पर देखिए जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है, तो इसके कारण जनसंख्या वृद्धि कम है, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका। नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या संगठन की। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अधिक घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसायों और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, निश्चित हैं। तो देखिए, अगर जनसंख्या का संगठन कर दिया जाएगा, पूरा संगठन उसका बना दिया जाएगा, ढांचा बना दिया जाएगा कि किस आयु में कितने हैं, साथ ही में कितने बच्चे हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, सारी चीज़ें बना दी जाएंगी, तो वो हमें सहायता करता है सब कुछ जानने में। वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो देखिए, अगर जनसंख्या संगठन का अध्ययन करना है तो उसके लिए क्या होता है, जनसंख्या पिरामिड होता है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, जिससे सारी जानकारी मिल जाती है। अलग अलग चीज़ों के लिए देखिए अलग अलग पिरामिड होता है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरणार्थ जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष के बीच में इतने लोग हैं, 1 से 5 वर्ष के बीच में इतने लोग हैं। तो ये सभी चीज़ें दर्शाता है पिरामिड जो होता है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ खास, आगे देख लेते हैं हम। ये देखिए एक पॉइंट है, जनसंख्या पिरामिड एक देश से आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग वर्ष से जो कम में आते हैं, वृद्ध आश्रित लोग जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं कार्यरत आयु, जो मतलब कार्य कर रहे हैं, 15 से 65 वर्ग के लोग से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और है कि एक देश का जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, अर्थात आधार चौड़ा है, ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? देखिए, क्योंकि जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है और हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। तो ये देखिएगा कि केन्या में क्या है कि मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण जन्म भी बहुत से बच्चे लेते हैं और मर भी बहुत सारे जाते हैं, जिसके कारण युवा अवस्था तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। तो ये है आपका केन्या का पिरामिड, याद रखिएगा, ऊपर की ओर एकदम पतला हो जाता है। भारत के पिरामिड की बात करें, देखिए भारत का पिरामिड तो जान ही लीजिए आप लोग। जिन देशों में मृत्यु कम हो रही युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। तो देखिए बहुत ही भारत का जो पिरामिड है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मृत्यु दर कम है और युवा वर्ग ज़्यादा है, क्योंकि युवा वर्ग से ही देश का विकास होता है। तो ये भारत के पिरामिड देखिए, ये दृष्टिगोचर ये भारत का पिरामिड है। इस प्रकार में जनसंख्या युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो युवा ही देखिए मजबूत शक्ति है, वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, तो युवा की संख्या भारत में ज़्यादा है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों के आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए जापान का पिरामिड है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। देखिए जो कि हमारे भारत देश में युवा हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। युवाओं की बात की जा रही है, भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, उन्हीं से देश का विकास होता है, युवाओं से ही। तो इसीलिए कहा गया है कि कुशल बनाने के अवसर उनको प्रदान किए जाने चाहिए। यहाँ से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कल से आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की क्लासेस स्टार्ट होंगी।
आज देखिए वीडियो पढ़ने में थोड़ा लेट हो गया है, सुबह ही रोज़ आपको वीडियो मिल जाता था, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसी की वजह से आज थोड़ा देर में वीडियो पड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।